Hello students, welcome back to our channel. Today we are discussing subject code BHI 141 History of China Century 1840 to 1978. ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाइए हमारे उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा गेस्ट पेपर परचेज नहीं करा है तो आप हमारा गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो, जहां पर हमने 20 to 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। वहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा जिसमें आपको सब्जेक्ट कोड यहाँ पे सर्च करना है, जैसे कि BHI 141, और यहाँ से आप आसानी से अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। अब वापस से हम आते हैं अपने आज के सेशन के ऊपर, जहाँ पे हम पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो है एनालाइज द काउज फॉर द इमर्जेंस ऑफ न्यू कल्चर इन चाइना आफ्टर 1911। The emergence of a new culture in China after 1911 was the result of deep political, social and intellectual changes. तो जो चाइना में 1911 के बाद नए कल्चर का इमर्जेंस हुआ उसका कारण था डीप पॉलिटिकल, सोशल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस। किंग डायनेस्टी का पतन होने के बाद 1911 के बाद जो सेंचुरीज से जो चली आ रही इंपीरियल रूल थी वो भी समाप्त हो गया, और उसके साथ साथ नए आइडियाज़ को एक रास्ता मिला यहाँ पे ओपन होने का। बहुत सारे चाइनीज़ थिंकर जो हैं वो ये मानते हैं कि जो ट्रेडिशनल कल्चर था वो रिस्पॉन्सिबल था चाइना के कमजोरी का, और इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। अब इसके कुछ हम काउजेस देखते हैं। फर्स्ट इज़ द फॉल ऑफ किंग डायनेस्टी। 1911 के रेवोल्यूशन के बाद जो किंग डायनेस्टी था उसको उठा के फेंक दिया गया, साथ ही साथ मोनार्की को भी समाप्त कर दिया गया। दिस पॉलिटिकल चेंजेस वीकेंड द अथॉरिटी ऑफ कन्फ्यूशियन ट्रेडिशन दैट सपोर्टेड इम्पेरर सेंटर रूल। और ये जो पॉलिटिकल चेंज जो था इसने जो कन्फ्यूशियन ट्रेडिशन था, कन्फ्यूशवाद जो था परंपरा, उसके अथॉरिटी को कमज़ोर कर दिया, साथ ही साथ जो इम्पीरियल सेंटर रूल था उसको भी कमज़ोर कर दिया। विद द एंड ऑफ इम्पीरियल एग्जामिनेशन एंड रॉयल कंट्रोल पीपल बिगेन टू क्वेश्चन ओल्ड कस्टम, वैल्यूज़ एंड बिलीफ। तो जैसे ही ये जो इम्पीरियल एग्जामिनेशन जो था उसका समापन हुआ, रॉयल कंट्रोल ख़त्म हुआ, तो लोग जो थे वो सवाल उठाने लग गए अपने पुराने कस्टम्स और वैल्यूज़ के ऊपर, साथ ही साथ उनके बिलीफ्स के ऊपर। दिस क्रिएटेड अ स्पेस फॉर न्यू कल्चरल आइडियाज़ टू ग्रो। और जैसे ही इन लोगों पर से इनका विश्वास उठा तो इससे एक नए कस्टम आइडियाज़ का, यहाँ पर कल्चरल आइडियाज़ को ग्रो करने का मौका मिल गया। सेकेंड इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़। 1911 के बाद जो वेस्टर्न आइडियाज़ थे, जैसे कि लोकतंत्र हो गया, विज्ञान हो गया, फ्रीडम, आज़ादी, इक्वालिटी यानी समानता, और एक राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो चाइना में पूरी तरीके से फैल गई। चाइना के स्टूडेंट्स और जो स्कॉलर्स थे जो कि बाहर से पढ़ के आए थे वो ये सारे नए विचार के साथ यहाँ पे वापस आए थे। वेस्टर्न बुक्स थे, न्यूज़पेपर और ट्रांसलेशंस जो थे वो कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपोज किया कि वो मॉडर्न पॉलिटिक और सोशल थाट्स के बारे में जाने, और उसके साथ उनको इनक्रेज किया कि वो जो पुराने चली आ रही ट्रेडिशनल कल्चर है उसको चैलेंज कर सकें। थर्ड इज़ द इम्पैक्ट ऑफ May 4th मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो May 4th मूवमेंट हुआ था वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाया था नए कल्चर को लाने में। स्टूडेंट्स जो थे प्रोटेस्ट आर्ग्यू अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशंस एंड कॉल्ड फॉर नेशनल रिन्यूअल। जो स्टूडेंट्स थे वो फॉरेन डोमिनेशंस जो चला आ रहा था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और अपना नेशनल रिन्यूअल करना चाहते थे। इंटेलेक्चुअल्स प्रोमोटेड मिस्टर डेमोक्रेसी एंड मिस्टर साइंस एज सोल्यूशन फॉर चाइनाज प्रॉब्लम्स। इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो यहाँ पर मिस्टर डेमोक्रेसी और मिस्टर साइंस को सोल्यूशन मानते हैं चाइना के प्रॉब्लम का। दिस मूवमेंट स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कन्फ्यूशियन वैल्यूज़ एंड सपोर्टेड मॉडर्न प्रोग्रेसिव एंड थिंकिंग। और ये जो मूवमेंट होता है वो पूरे तरीके से कन्फ्यूशियन वैल्यूज़ को क्रिटिसाइज करता है, साथ ही साथ सपोर्ट करता है मॉडर्न प्रोग्रेसिव वैल्यूज थिंकिंग को। रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड राइटिंग्स। चाइनीज इंटेलेक्चुअल्स लाइक चेन Tuxiu, Hu Xi एंड Lu Xun एक्टिवली प्रमोटेड न्यू कल्चरल आइडियाज़। चाइनीज जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जैसे कि चेन डुक्सिउ, हु सी और लू सुन, वो काफ़ी हद तक प्रमोट करते हैं नए कल्चरल आइडियाज़ को। दे क्रिटिसाइज ब्लाइंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन। वो ट्रेडिशन के लिए जो लोगों का जो ब्लाइंड रिस्पेक्ट होता है, अंधभक्ति होता है, उसको वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं और सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स और सोशल इक्वालिटी को।
लिटरेचर को लिखा जाता है सिंपल सामान्य भाषा में और बोलचाल के भाषा में, ना कि क्लासिकल चाइनीज़ भाषा में, जिससे कि एजुकेशन जो है और जो आइडियाज़ है उसको एसेसिबल हो पाए सभी लोगों तक। सोशल प्रॉब्लम्स एंड नेशनल क्राइसिस। चाइना फेस सीरियस प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, वारलॉर्डिज्म, फॉरेन कंट्रोल एंड सोशल इनइक्वालिटी। तो चाइना जो है वो काफ़ी हद तक गंभीर परेशानियां झेल रहा था बहुत समय तक से, जैसे पॉवर्टी हो गया, वारलॉर्डिज्म हो गया, फॉरेन कंट्रोल और सोशल इनइक्वालिटी को। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो मानते हैं कि जो ट्रेडिशन कल्चर है वो फेल रहा प्रोटेक्ट करने में उनके राष्ट्र को। और ये जो डिससेटिस्फैक्शन की जो भावना थी वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को ढकेलती है कि वो एक नए कल्चरल आइडियाज़ को सर्च करें जो कि उनको चाइना को स्ट्रेंथन मजबूत करने में मदद करे, साथ ही साथ उसको मॉडर्नाइज करने में मदद करे। कंक्लूजन में हम समझेंगे कि द इमर्जेंस ऑफ न्यू कल्चर इन चाइना आफ्टर 1911 वाज caused by the fall of imperial rule, influence of western ideas, May 4th movement, role of intellectuals and national crisis। तो जो चाइना में 1911 के बाद जो नए कल्चर का इमर्जेंस देखने को मिलता है वो कारण था वहाँ के इंपीरियल रूल का पतन होने से, फिर वेस्टर्न आइडियाज़ को बढ़ने से, साथ ही साथ मे 4th का जो मूवमेंट हुआ था उसकी वजह से, इंटेलेक्चुअल के रोल की वजह से और नेशनल क्राइसिस की वजह से, सब मिल करके एक फैक्टर बनते हैं जो कि रिजेक्ट करता है पुराने परंपरा को और एक नया मॉडर्न समाज बनाने में मदद करता है। व्हाट वेयर द इंस्टीट्यूशंस, सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट वेयर द इंस्टीट्यूशंस विच प्ले अ की रोल इन चाइनाज डीलिंग विद फॉरेनर्स इन द लेटर 19th century। In the later 19th century, China's relation with foreign powers increased sharply because of trade, war and unequal treaties। तो 19वीं शताब्दी के अंत में देखने को मिलता है कि चाइना का जो रिलेशन होता है वो फॉरेन पावर के साथ ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनका जो ट्रेड, वार और जो अनइक्वल ट्रीटीज होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इनके साथ। और इसको मैनेज करने के लिए वो कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जो कि चाइनीज़ इंस्टीट्यूशन भी होते हैं और फॉरेन इन्फ्लुएंस भी होते हैं और उनका अहम रोल भी होता है। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं चाइना को डिप्लोमेसी और ट्रेड के साथ फॉरेनर्स का जो रहना होता है चाइना में उन सब के साथ डील कराता है। हम कुछ इंस्टीट्यूशन को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पहला इंस्टीट्यूशन जो है वो है जोंगली यामेन, जो कि एक ऑफिस था फॉरेन अफेयर्स का। जोंगली यामेन वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशंस फॉर फॉरेन रिलेशंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में जो जोंगली यामेन था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चाइनीज इंस्टीट्यूशन होता है जो कि फॉरेन रिलेशंस को डील करता है। इसको बनाया गया था 1861 में, जब चाइना को सेकेंड ओपियम वॉर में डिफीट मिला था उसके बाद। दिस ऑफिस वर्कड लाइक ए फॉरेन मिनिस्ट्री, ये एक फॉरेन मिनिस्ट्री की तरह काम करता था जो कि हैंडल करता था डिप्लोमेसी को, नेगोशिएटेड ट्रीटीज़ को और फॉरेन डिप्लोमेट्स को देखता था। साथ ही साथ ये डील करता था इशूज़ को जो कि फॉरेन कंट्री के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट होता था। ऑल दो इट लैक्ड स्ट्रॉन्ग पावर एंड एग्जिस्टेंट, उसके फिर भी ये काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग पावर और एक्सपीरियंस को ये लैक किया। इट मार्क चाइनाज फर्स्ट सीरियस अटेम्प्ट टू मैनेज इंटरनेशनल रिलेशंस इन अ मॉडर्न वे, और ये पहला ऐसा कदम बनता है जो कि चाइना को एक अहम भूमिका निभाने में हेल्प करता है इंटरनेशनल अपने रिलेशंस के लिए मॉडर्न तरीके से। इंपीरियल मैरीटाइम कस्टम सर्विस, इंपीरियल मैरीटाइम कस्टम सर्विस जो होता है वो एक अहम भूमिका निभाता है चाइना का ट्रेड के ऊपर फॉरेनर्स के साथ। इट वॉज ऑफिशियली अ चाइनीज इंस्टीट्यूशन, ये क्या था, एक चाइनीज इंस्टीट्यूशन था ऑफिशियली, लेकिन इसका ज़्यादा दो इसमें जो ऑफिसर्स काम करते थे वो कहाँ के थे, फॉरेनर्स थे, खास करके ब्रिटिश के। इट्स मेन जॉब वाज टू कलेक्ट कस्टम्स ड्यूटीज़ एट पोर्ट्स, रेगुलेट फॉरेन ट्रेड्स एंड मैनेज शिपिंग्स। इनका मेन जो काम होता था वो था कि पोर्ट्स पे कस्टम ड्यूटीज़ को कलेक्ट करना, फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना और शिपिंग को मैनेज करना। सिंस कस्टम रेवेन्यू वाज इंपॉर्टेंट फॉर चाइनीज गवर्नमेंट्स, दिस इंस्टीट्यूशंस बिकम वेरी इन्फ्लुएंशियल। चूँकि यहाँ पे जो कस्टम रेवेन्यू होता है वो काफ़ी हद तक क्या था, इंपॉर्टेंट था चाइनीज गवर्नमेंट के लिए, तो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो काफ़ी हद तक क्या था, इन्फ्लुएंशियल था। इट ऑल्सो हेल्प इंट्रोड्यूस मॉडर्न सिस्टम्स लाइक पोस्टल सर्विस एंड नेविगेशन एड्स, और ये मदद करता है बाद में कुछ मॉडर्न सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करने में, जैसे कि पोस्टल सर्विस और नेविगेशन एड्स को। थर्ड पॉइंट इज द ट्रीटी पोर्ट्स एंड फॉरेन कंसेशंस। आफ्टर ओपियम वॉर, China was forced to open many treaty ports such as Shanghai, Canton and Tianjin। तो ओपियम वॉर में हारने के बाद चाइना को जबरन चाइना से बहुत सारे ट्रीटी पोर्ट ओपन करवाए गए, जैसे कि संघाई का ट्रीटी पोर्ट हो गया, कैंटन हो गया, तियानजिन हो गया। देज पोर्ट्स अलाउड फॉरेनर्स टू लिव, ट्रेड एंड रन बिजनेसेस, और ये जो पोर्ट्स थे वो अलाउ करता था फॉरेनर्स को वहाँ पर रहने के लिए, ट्रेड करने के लिए और बिजनेसेस चलाने के लिए। इन मेनी सिटीज़ फॉरेन कंसेशंस वेयर क्रिएटेड,
वेयर फॉरेन लॉ अप्लाइड इंस्टीड ऑफ चाइनीज़ लॉ। बहुत सारे शहरों में फॉरेन कंसेशंस अप्लाई किया गया था जहाँ पर फॉरेन लॉ जो थे वो लगाए जाते थे और चाइनीज़ लॉ वहाँ पे नहीं लगाया जाता था। These areas was governed by foreign institutions and reduced China's control over its own territory। ऐसे क्षेत्रों पर क्या होता था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो था उसको उसको गवर्न करता था और वहाँ पे चाइना का जो अपना कंट्रोल था वो अपने ही टेरिटरी पे नहीं रहता था। बट दे बिकेम सेंटर ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इंट्रैक्शन, लेकिन वो जो क्षेत्र था वो सेंटर था फॉरेन ट्रेड और इंट्रैक्शंस का। फॉरेन लेजिटेशंस इन बीजिंग। Foreign countries established legitations that is the embassies in Beijing after 1860। तो फॉरेन कंट्री जो होते हैं वो अपने एम्बेसीज बिठा देते हैं बीजिंग में 1860 के बाद। These legitations represents foreign governments and protect their citizens interest। अब ये जो एम्बेसीज होते हैं वो फॉरेन गवर्नमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ उनके सिटीजन्स को के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। They played a direct role in influencing Chinese policies and often pressure the king government on political and इकोनॉमिक मैटर्स। अब इससे क्या होता है कि जो चाइनीज़ पॉलिसीज होता है उसमें ये डायरेक्ट अपना रोल निभाता है इन्फ्लुएंस करने में और साथ ही साथ जो किंग गवर्नमेंट होता है उसको भी ये प्रेशर देता है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मैटर्स के ऊपर। नेक्स्ट इज प्रोविंशियल ऑफिशियल्स एंड चाइनीज मर्चेंट्स। पावरफुल प्रोविंशियल ऑफिसर्स लाइक ली होंग झैंग played a key role in negotiating with foreigners and implementing treaties। जो पावरफुल यहाँ पे प्रोविंशियल ऑफिसर्स होते हैं ऑफिसर्स जैसे कि ली होंगजैंग हैं, उनका एक अहम रोल यहाँ पे दिखता है नेगोशिएट करने में और ट्रीटीज इम्प्लीमेंट करने में फॉरेनर्स के साथ। एट द लोकल लेवल चाइनीज मर्चेंट्स एंड कॉम्प्रेडर्स एक्टेड एज ए मिडल मैन बिटवीन फॉरेन ट्रेडर्स एंड चाइनीज सोसाइटी, हेल्पिंग ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। तो जो लोकल लेवल पर अगर देखते हैं तो चाइनीज़ मर्चेंट्स होते हैं और कॉम्प्रेडर्स होते हैं जो कि एक मिडिल मैन की तरह काम करते हैं किनके बीच में, फॉरेन ट्रेडर्स और चाइनीज़ सोसाइटी के बीच में, जो कि मदद करते हैं ट्रेड और कम्युनिकेशन में। कंक्लूजन में हम देखेंगे कि इन द लेट 19th सेंचुरी चाइना इज डीलिंग विथ फॉरेनर्स विथ मैनेज्ड बाय ए मिक्स ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज इंस्टीट्यूशंस एंड न्यू फॉरेन इन्फ्लुएंस सिस्टम। तो 19वीं शताब्दी के अंत में देखने को मिलता है कि चाइना जो होता है वो फॉरेनर के साथ डील करता है और मैनेज करता है उसको अपने कुछ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ और एक फॉरेन इन्फ्लुएंस सिस्टम के साथ साथ। टुगेदर these institutions shape China's complex and often unequal relations with the outside world। ये दोनों मिल करके चाइना के इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उनका जो बाहरी दुनिया के साथ जो रिलेशन होता है उसको और अनइक्वल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है एसे ऑन द इमरजेंस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी जो था चाइना का उसका कैसे इमरजेंस हुआ, उसके कैसे एक्टिविटीज़ हुआ, उसके ऊपर हम ऐसे लिखेंगे। The Communist Party of China (CPC) is one of the most important political parties in the world today। अगर जो हम CPC की बात करें, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो आज भी पूरे विश्व भर में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी है। इट हैज़ हेल्प्ड अ मेजर रोल इन शेपिंग मॉडर्न चाइना। इसने चाइना को मॉडर्न बनने में काफ़ी हद तक अहम भूमिका निभाया है। द पार्टी वाज फॉर्म टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, फॉरेन डोमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी इन चाइना। पार्टी जो है ये काफ़ी हद तक बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जैसे कि पॉवर्टी हो गया, फॉरेन डोमिनेंस हो गया और सोशल इनइक्वालिटी जो था चाइना में उसको एड्रेस किया है, उस पर काम किया है। ओवर टाइम इट लेड द चाइनीज़ पीपल इन रेवोल्यूशन, नेशन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। और समय के साथ साथ इसने चाइनीज़ पीपल को हिस्सा दिया है रेवोल्यूशन में और राष्ट्र निर्माण में और साथ ही साथ विकास में। अगर हम इमरजेंस देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी का, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसको फाउंड किया गया था 1921 में संघाई में। और उस समय चाइना जो था वो काफ़ी हद तक सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहा था, जैसे वॉरलॉर्ड रूल, इकोनॉमिक हार्डशिप और फॉरेन पावर के द्वारा कंट्रोल। बहुत सारे चाइनीज इंटेलेक्चुअल जो हैं वो इंस्पायर थे मार्क्सवादी से और रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917 से, जो कि दिखाता है एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन संभव है। इम्पॉर्टेंट लीडर्स जैसे कि माओ जेडोंग, चेन दुक्सिउ एंड ली डैज हाओ प्लेड अ की रोल इन इस्टेब्लिशिंग द पार्टी। इनका अहम भूमिका रहता है पार्टी को इस्टेब्लिश करने में। अगर मुझसे कहीं पर भी गलत प्रोनाउंसिएशन हो जाए नाम में तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। इन द बिगिनिंग ऑफ CPC वाज स्मॉल एंड वर्कड मेनली एमॉन्ग वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स। अगर शुरुआत की बात करें जाए तो CPC जो था वो काफ़ी हद तक छोटा था और वो काम करता था अपने वर्कर्स और स्टूडेंट्स के साथ। बाद में इसने अपने अलायंस बनाया नेशनल पार्टी के साथ और वारलॉर्ड के खिलाफ अपना
फाइट किया, साथ ही साथ फॉरेन इन्फ्लुएंस के खिलाफ भी फाइट किया। बाद में ये जो अलायंस था वो टूट जाता है, जिसकी वजह से हमको चाइना के अंदर सिविल वॉर देखने को मिलता है इन दो पार्टीज़ के बीच में। नेक्स्ट इज रोल ऑफ चाइनीज रेवोल्यूशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द सीपीसी वाज लीडिंग द चाइनीज रेवोल्यूशन। एक जो सबसे अहम भूमिका रहता है सीपीसी का, वो चाइनीज रेवोल्यूशन को लीड करना होता है। माओ जेडोंग के लीडरशिप के अंदर पार्टी जो है वो फोकस करता है पीजेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का, जो कि चाइना में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में होती है। सीपीसी जो है वो लैंड रिफॉर्म लाता है और साथ ही साथ प्रॉमिस करता है कि वो हर एक पुअर को क्या करेगा, इक्वालिटी और जस्टिस देगा। कई साल स्ट्रगल के बाद और जापानीज इन्वेजन के रेजिस्टेंस के बाद जो सीपीसी है वो डिफीट करता है नेशनलिस्ट को 1949 में, और 1 अक्टूबर 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है, और साथ ही साथ सीपीसी जो है वो रूलिंग पार्टी में आ जाता है। अब जो है एक्टिविटीज़ क्या होता है इसका पावर में आने के बाद वो देखते हैं। आफ्टर 1949 द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वर्क टू रीबिल्ड द कंट्री। ठीक है, तो पार्टी पावर में जब आती है उसके बाद ये क्या करता है, कंट्री को फिर से पुनः निर्माण करने में लग जाता है। इट इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म, नेशनलाइज इंडस्ट्रीज एंड एम टू क्रिएट अ सोशलिस्ट सोसाइटी। इसका एम होता है क्या, पहले तो ये लैंड रिफॉर्म लाता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करता है और साथ ही साथ एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने को तैयार रहता है। द पार्टी लॉन्च मेजर प्रोग्राम्स। पार्टी जो है वो कई सारे प्रोग्राम्स लाते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। In later years, especially after 1978, the CPC introduced economic reform under Deng Xiaoping। तो बाद के सालों में, बाद के वर्षों में, खास करके 1978 के बाद डेन जियोपिंग के अंदर सीपीसी जो है वो इंट्रोड्यूस करता है कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म को। देज रिफॉर्म्स ओपन चाइना टू द वर्ल्ड एंड हेल्प्ड इट बिकम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज। और ये जो रिफॉर्म होता है वो चाइना को पूरे वर्ल्ड में ओपन कर देता है और कहीं ना कहीं इसको फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज बना देता है। कंक्लूजन में हम समझेंगे यहाँ पे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना था वो एक रिस्पॉन्स होता है किस चीज़ का, चाइना के सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर। थ्रू रेवोल्यूशन रिफॉर्म्स एंड गवर्नेंस इट हैज़ प्लेड अ सेंट्रल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग चाइना इनटू अ मॉडर्न नेशन। तो अपने रेवोल्यूशन से, रिफॉर्म से और गवर्नेंस से ये क्या करता है, अपना एक सेंट्रल रोल निभाता है चाइना को पूरे तरीके से बदल करके एक नेशनल मॉडर्न नेशन बनाने में। टुडे अगर आज की बात की जाए तो सीपीसी कंटिन्यू टू गाइड चाइनाज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। आज भी जो है वो सीपीसी क्या करता है, चाइना को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में गाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनालाइज द रीज़न फॉर बॉक्सर रेबेलियन, व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस। तो बॉक्सर रेबेलियन का क्या कारण था और इसके क्या सिग्निफिकेंस हुए ये हम देखेंगे। The Boxer Rebellion was an important anti-foreign and anti-imperialist movement that took place in China between 1899 and 1901। तो बॉक्सर रिबेलियन जो था वो एक एंटी फॉरेन और एंटी इम्पीरियलिस्ट मूवमेंट था जो कि चाइना में 1899 से 1901 के बीच में हुआ था। इट वॉज लेड बाई अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड द बॉक्सर्स। इसको किसके द्वारा किया गया था, तो सीक्रेट सोसाइटी के द्वारा किया गया था जिनको बॉक्सर्स कहा जाता था। उनका रियल नेम क्या था, द सोसाइटी ऑफ राइटियस एंड हारमोनियस फिस्ट्स। ठीक है, द रिबिलियन मेनली डायरेक्टेड अगेंस्ट फॉरेन पावर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज हु हैड गेन अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस इन चाइना। तो ये जो रिबिलियन था इसका मेन इसका मकसद था वो फॉरेन पावर के खिलाफ था और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उसके खिलाफ था, जो कि अपना चाइना में काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व बढ़ा रहे थे। अब हम बॉक्सर्स रेबिलियन के कुछ रीजन्स देखते हैं। पहला था फॉरेन इम्पीरियलिज्म। By the late 19th century, many West countries like Britain, France, Germany, Russia and Japan had forced China to sign unequal treaties। तो अगर हम देखते हैं 19th सेंचुरी के अंत में तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, रशिया और जापान हो गया, ये चाइना को फोर्सफुली इनसे अनइक्वल ट्रीटीज़ साइन करवाती है। और इन ट्रीटीज़ की वजह से जो फॉरेनर्स होते हैं वो अपना स्पेशल राइट्स ले लेते हैं ट्रेड के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर, रेलवेज और माइंस के ऊपर, जिसकी वजह से चाइनीज़ पीपल जो होते हैं वो काफ़ी हद तक ह्यूमिलिएटेड और एंग्री फील करते हैं। सेकेंड इज़ द इकोनॉमिक हार्डशिप। फॉरेन गुड्स फ्लडेड चाइनीज मार्केट एंड डिस्ट्रॉयड लोकल इंडस्ट्रीज। फॉरेन गुड्स के आने की वजह से चाइनीज मार्केट में फॉरेन गुड्स फ्लडेड हो जाते हैं, पूरा फैल जाते हैं और जो लोकल इंडस्ट्री हो जाता है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है।
चाइनीज आर्टिसंस एंड फार्मर्स लॉस्ट देयर जॉब्स एंड इनकम्स। जो चाइनीज आर्टिसंस और फार्मर्स होते हैं वो अपने जॉब्स खो देते हैं और उनका इनकम भी ख़त्म हो जाता है। नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स एंड फेमाइंस वर्सन द कंडीशन ऑफ कॉमन पीपल लीडिंग टू डीप डिससेटिस्फैक्शन। कुछ जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जैसे कि बाढ़ आ जाना, फेमाइन महामारी आ जाना, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक कॉमन पीपल का जो हालत हो जाता है वो और ख़राब हो जाता है, जो कि उनमें और ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन को बढ़ा देता है। थर्ड इज़ द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन मिशनरीज इंजॉयड अ स्पेशल प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स। जो फॉरेन गवर्नमेंट्स होते हैं वो क्रिश्चियन मिशनरीज को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। मेनी चाइनीज बिलीव दैट मिशनरीज डिसरिस्पेक्टेड चाइनीज ट्रेडिशन एंड कल्चर। बहुत सारे जो चाइनीज होते हैं वो ये मानते हैं कि जो ये क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो चाइनीज ट्रेडिशंस और कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी वेयर ऑफन सीन एज सपोर्टर्स ऑफ फॉरेन पावर्स विच इंक्रीज हेट्रेड अगेंस्ट देम। अब यहाँ पे जो फॉरेन पावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबको कहते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए क्रिश्चियनिटी में, जो कि उनके खिलाफ, जो कि और ज़्यादा इनका नफरत जो है वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बढ़ा देता है। फोर्थ इज द वीक किंग गवर्नमेंट। द किंग डायनेस्टी वाज वीक एंड करप्ट। जो किंग डायनेस्टी होता है वो काफ़ी हद तक क्या होता है, कमज़ोर और करप्ट हो जाता है। इट फेल टू प्रोटेक्ट चाइना फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन और हेल्प द सफरिंग पीपल्स। एक तो ये क्या होता है, चाइना को बाहरी जो डोमिनेशन होता है उससे तो बचाने में ये नाकाम रहता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग सफ़र करते हैं उसको भी ये मदद नहीं कर पाता है। दिस लॉस ऑफ फेथ इन द गवर्नमेंट एंड पुश द पीपल टू सपोर्ट वायलेंस रेजिस्टेंस। इसकी वजह से लोगों का जो विश्वास होता है वो गवर्नमेंट पर से ख़त्म हो जाता है और वो सपोर्ट करते हैं वायलेंस रेजिस्टेंस को। एंटी फॉरेन नेशनलिज्म। द बॉक्सर्स बिलीव दैट फॉरेन इन्फ्लुएंस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइनाज प्रॉब्लम। बॉक्सर्स मानते हैं कि जो फॉरेन का जो इन्फ्लुएंस है वही कारण है चाइना के सारे प्रॉब्लम्स का। दे वांटेड टू ड्राइव आउट फॉरेनर्स एंड रीस्टोर चाइनाज प्राइड। वो चाहते थे कि वो फॉरेनर्स को बाहर निकाल दें और चाइना के जो गर्व है उसको फिर से रीस्टोर करें। दियर स्लोगन वाज डिस्ट्रॉय द फॉरेनर्स। उनका स्लोगन था डिस्ट्रॉय द फॉरेनर्स। अब हम इस बॉक्सर रिविलियन का कुछ सिग्निफिकेंस देखते हैं। पहला है ग्रोथ ऑफ चाइनीज नेशनलिज्म। Although the rebellion failed, it awakened a strong sense of nationalism among the Chinese people। चूँकि ये रिबेलियन फेल कर गया फिर भी इसने लोगों को जगाया और उनमें राष्ट्रवाद की भावना को लाया। इट showed दैट पीपल वेयर रेडी टू रेसिस्ट फॉरेन डोमिनेशन। इसने दर्शाया कि लोग अब क्या हैं, तैयार हैं फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। सेकेंड इज़ द फर्दर वीकनिंग ऑफ किंग डायनेस्टी। आफ्टर सप्रेसिंग द रेबेलियन फॉरेनर पावर्स फोर्स चाइना टू पे हैवी कंपनसेशन। चूँकि ये रेबेलियन जो था वो ख़त्म हो गया था, बर्बाद मतलब ये नहीं कामयाब रहा, तो जो फॉरेनर पावर्स थे उसने चाइना को जबरन उनसे कहा कि उसको कंपनसेशन के रूप में ज़्यादा पे करना पड़ेगा। दिस फर्दर वीकेन द किंग गवर्नमेंट एंड इंक्रीज पब्लिक एंगर अगेंस्ट इट। इसने किंग गवर्नमेंट को और कमज़ोर कर दिया और लोगों का जो गुस्सा था वो और ज़्यादा बढ़ गया इसके खिलाफ। थर्ड इज़ द इंक्रीज फॉरेन कंट्रोल। फॉरेन पावर्स स्टेशन ट्रूप्स इन चाइना एंड एक्सपेंडेड दियर इन्फ्लुएंस। अब जो फॉरेन पावर थे उसने अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया, स्टेशन कर दिया चाइना के अंदर और अपना इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ा दिया। दिस मेड चाइना मोर डिपेंडेंट एंड वल्नरेबल। इसने चाइना को और ज़्यादा क्या कर दिया, डिपेंडेंट कर दिया। फोर्थ इज द पाथ टू रेवोल्यूशन। द फेलियर ऑफ द बक्सर रिबेलियन मेड द पीपल रियलाइज दैट सीक्रेट सोसाइटीज वेयर नॉट इनफ टू सेव चाइना। बॉक्सर रेबेलियन के फेल होने के बाद लोगों को ऐसा एहसास हो गया कि जो सीक्रेट सोसाइटीज़ है वो अब और ज़्यादा इनफ नहीं है कि वो चाइना को बचा पाए। दिस लेटर लेड टू ऑर्गेनाइज रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एंड फाइनली इन 1911 चाइनीज रेवोल्यूशन विच इंडेड इम्पीरियल रूल। और इसके बाद उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कई सारे इसके बाद हमको देखता है कि ऑर्गेनाइज होता है और फाइनली 1911 में जो चाइनीज रेवोल्यूशन आता है जो कि इम्पीरियल रूल को पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। कंक्लूजन में हम देखेंगे द बॉक्सर रिबेलियन वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन चाइनीज हिस्ट्री। बॉक्सर रिबेलियन जो था वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है चाइना के इतिहास में। दो अनसक्सेसफुल, इट हाईलाइटेड द डीप रिसेंटमेंट अगेंस्ट फॉरेन डोमिनेशन एंड प्लेड अ की रोल इन शेपिंग द मॉडर्न चाइनीज नेशनलिज्म। चूँकि इसके सक्सेसफुल नहीं होने के बावजूद भी इसने कई हद तक अपना छाप छोड़ देता है कि लोगों के मन में एक भावना आ जाता है कि अब फॉरेन डोमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और बाद में ये एक अहम भूमिका निभाता है चाइना को मॉडर्न नेशनलिज्म बनाने में। तो इस तरह से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जो आपके सब्जेक्ट कोड BHIE 141 का था। ये पार्ट 2 वीडियो था।
आपने अगर इससे पहले हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा गेस्ट पेपर नहीं खरीदा है तो आप प्लीज़ जाकर के उसे यहाँ से परचेज़ कर लें और आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट करके गेस्ट पेपर परचेज़ कर सकते हो। तो ठीक है गाइज़, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ऐसा ही हम और भी अपने सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते आएंगे। आप प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।